राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र और उससे इंटर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन पर आज हम लोग फोकस करेंगे। और उसके साथ साथ इसके बाद हम लोग तुरंत करंट पर फोकस करेंगे, जो करंट कॉन्सेप्ट आपके चल रहे हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय आय जो आपका होता है वो एक देश की नेशनल इनकम होती है, और एक देश की नेशनल इनकम का तात्पर्य होता है कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास आय का कॉन्सेप्ट होता है, जो आय होती है वो हम जानते हैं कि जो हमारे पास साधन लगाते हैं, साधन आय और या गैर साधन आय होते हैं। उत्पादन के साधन द्वारा स्वामी द्वारा अपने साधनों की सेवाएं उत्पादक इकाइयों की सुलभ कराने के बदले मिली राशि को साधन आय कहते हैं। यानी जब कोई उत्पादक अपने साधनों को लगाता है, उन साधनों के परिणाम स्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका साधन आय कहलाता है। ठीक है, यानी स्वामी द्वारा अपने साधन या सेवाओं के बदले जो कुछ प्राप्त करता है उसे हम लोग साधन आय कहते हैं। ठीक, उसके कई साधन हो सकते हैं, श्रम, भूमि इत्यादि। ठीक है, उसी प्रकार गैर साधन आय वो होता है जिन मौद्रिक प्राप्तियों के लिए प्राप्तकर्ताओं को त्याग प्रदर्शित नहीं करना पड़ता, उन्हें हम लोग गैर साधन आय कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण है उपहार, दान, धर्मार्थ, कर, दंड। ठीक है, तो दो प्रकार की आपकी आय हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। एक आपकी होती है साधन आय। साधन आय हम उत्पादन के साधनों को लगाते हैं। जब उत्पादन के साधनों को लगाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो आय प्राप्त होती है वो साधन आय कहलाती है। तो साधन आय का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब आपके पास क्या होता है, अगला कॉन्सेप्ट है गैर साधन आय। और गैर साधन आय वो आय होती है जो हम लोग क्या करते हैं, फ्री गिफ्ट पाते हैं। ठीक है, ये आपके उपहार, दान, धर्मार्थ, कर, दंड आदि इनके द्वारा हमको प्राप्त होता है, जिसके लिए हमें कोई भी त्याग या वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि ये मौद्रिक प्राप्तियों के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता और हमको अचानक क्या होता है, मिल जाता है। ये हमें गैर साधन आय कहलाता है। जब हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आप देखते हो कि उत्पादन की एक्टिविटी होती है। उत्पादन का मतलब होता है यूटिलिटी को इनहेंस करना। ठीक है, जब किसी में उपयोगिता को हम समाहित कर देते हैं, डाल देते हैं, उपयोगिता को बढ़ा देते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पादन। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक यूनिट आपका होता है उपभोग का कॉन्सेप्ट, कंजप्शन कॉन्सेप्ट होता है। और कंजप्शन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग यूटिलिटी को कंज्यूम करते हैं, किसी वस्तु से वो उपयोगिता को लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तीसरा हमारे पास निवेश या पूंजी निर्माण का कॉन्सेप्ट आता है। पूंजी निवेश या निवेश आय का वो भाग जो पुनः आय सृजित करे। निवेश या पूंजी निर्माण आय का पुनर्निवेशित वो भाग, पुनर्निवेशित वो भाग जो हमें पुनः आय प्रदान करे। ठीक है, हमको फिर से आय दे, वो हमारे पास क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है, वो आपका निवेश कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब हम इकोनॉमी में इनकम का जो पार्ट, मान लीजिए इनकम का आपके पास जो इनकम जनरेट होती है, या तो आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं या तो सेविंग कर लेते हो। कंज्यूम कर लेते हो तो वो पूंजी नहीं कहलाएगी, लेकिन जो आपके पास सेविंग होती है, क्योंकि ये सेविंग पुनः इनकम को जनरेट कर देती है, रीजनरेटिंग द इनकम, इनकम को रीजनरेट कर देती है, तो रीजनरेटिंग द इनकम हो जाती है, तो ये आपके पास पूंजी कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका एक और आ जाता है, वो है बंद अर्थव्यवस्था बनाम खुली अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होता, लेन देन नहीं करते। जैसे आपके पास दो कंट्री है, एक आपके पास इंडिया है और दूसरा कंट्री मान लीजिए आपके पास यूके है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है। तो अगर हम आ रहे, ना तो संसाधन यहां जाएं, ना ही हम इनसे वस्तुएं लेन देन करें, तो ये हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चीज की गतिशीलता नहीं पाई जाती है। ठीक है, आधुनिक युग में प्राय देश देखो आर्थिक लेन देन संबंध तो होते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए, कोई भी लेन देन न हो, मौद्रिक प्रवाह न हो, आर्थिक संबंध न हो, तो उसे हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। वही खुली इकोनॉमी का तात्पर्य होता कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बैरियर ना हो और हम एक दूसरे देश में
में आ जा सके, अपने वस्तुओं को भेज सके, अपनी वस्तुओं को खरीद सके। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी ओपन इकोनॉमी कहलाती है। वो कॉन्सेप्ट आपका जानना अनिवार्य है। अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है स्टॉक तथा प्रवाह के बीच भेद करना। स्टॉक तथा प्रवाह के बीच, स्टॉक जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक का तात्पर्य होता है मात्रा, एक मात्रा जिसे एक विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है, स्टॉक कहलाता है। ठीक है, एक विशेष समय बिंदु पर मापा जाए। ठीक है, एक विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है। जैसे हमने कहा कि 31 आपके पास मार्च, ठीक है, 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है। 2021 तक देश की नेशनल इनकम कितनी थी, तो इस पॉइंट तक हमने मापा है। ठीक है, और जब क्या होता है, ठीक है, जैसे इसमें टाइम भी दे दिया जाता है और डेट भी दे दी जाती है, दोनों चीजें इसमें दे दी जाती हैं। जैसे जनसंख्या कितनी थी, मुद्रा की आपूर्ति कितनी थी, ये स्टॉक के विचार से जुड़ी हुई है। वहीं प्रवाह का विचार जो होता है, प्रवाह एक मात्रा है जो एक निश्चित अवधि के अनुसार मापा जाता है। ठीक है, निश्चित अवधि के अनुसार, ये अवधि आपका कहते हैं कि पूरे दिन में हमने कितना उत्पादन किया, तो ये आपका प्रवाह है। ठीक है, पूरे महीने में हमने कितना उत्पादन किया, ये हमारे पास प्रवाह है। ठीक है, पूरे वर्ष में हमने कितना उत्पादन किया, ये प्रवाह का कॉन्सेप्ट हो जाता। जब हम दो टाइम समय बिंदुओं के बीच क्या होता है, कोई चीज को मेजरमेंट करते हैं, तो वो प्रवाह कहलाता है और पहला आपका स्टॉक कहलाता है। स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम एंड डेट पे मेजरमेंट किया जाता है और प्रवाह दो समय बिंदुओं के बीच में मेजरमेंट किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। अगला आपका हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता आय का चक्रीय प्रवाह क्या कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास आय का चक्रीय प्रवाह है वो क्या कहलाता है। देखो, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, जब आय क्रेता से विक्रेता के पास चली जाए और विक्रेता से पुनः क्रेता के पास आ जाए, तो इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, तो आय का चक्रीय प्रवाह वो प्रवाह होता है जब हमारे पास इनकम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति से प्रथम व्यक्ति की ओर चली जाती है, तो उसे हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह की संज्ञा देते हैं। आय के हम चक्रीय प्रवाह पर बात कर रहे थे। आय के चक्रीय प्रवाह का तात्पर्य होता है जब आय का फ्लो, ठीक है, आय का चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत जब आय क्रेता से विक्रेता के पास जाती है और विक्रेता से पुनः क्रेता के पास आ जाती है, तो इसको हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, देखो, क्रेता आपके पास जो होता है, क्रेता बायर्स जिसको कहते हैं, एंड विक्रेता जो आपके पास सेलर्स होता है, दोनों होते हैं। अब बायर्स क्या करता है, ये सेलर्स के यहां काम करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, वर्क करते हैं तो बदले में इनको इनकम जनरेट होती है, इनकम दी जाती है। तो इस प्रकार अपने श्रम देते हैं और श्रम के बदले में मौद्रिक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, वहीं भी बायर्स क्या करते हैं, सेलर से वस्तुएं परचेज करते हैं, वस्तुएं लेते हैं, और वस्तुएं जब लेंगे तो उसके बदले में मुद्रा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुद्रा का प्रवाह हो जाएगा, तो वस्तुएं लेते हैं और मुद्रा हमको देनी पड़ती है। तो इस प्रकार बायर्स और सेलर्स के बीच में जो आपका आय का चक्रीय प्रवाह होता रहता है। उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण गतिविधियां, इन्हीं के संचालन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच लोगों के लिए लेन देन हमारे पास संपन्न होते हैं। इन लेन देनों में आय और व्यय के प्रवाह का चक्रीय रूप हो जाता, इसे हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह करते हैं। हम श्रम देते हैं किसको, उत्पादक को, और उत्पादक हमको उसके बदले में क्या दे देता है, पूंजी देता, मनी देता, और हम उस मनी से, उत्पादक से ही वस्तुएं खरीदते हैं और बदले में क्या करते हैं, उसको वस्तुएं तो पाते हैं, बदले में मुद्रा का भुगतान कर देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास मनी फ्लो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बना रहता। जब वस्तुएं और सेवाएं क्रेता से विक्रेता से क्रेता की ओर प्रवाहित होती हैं, तो इसे मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में क्रेता से विक्रेता की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह वास्तविक प्रवाह कहलाते हैं, जो एक दिशा में होते हैं, और दूसरी ओर मौद्रिक भुगतान के रूप में प्रवाह होते हैं, जो मौद्रिक प्रवाह कहलाते हैं। तो देखो, जब हम किसी विक्रेता के यहां वर्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उसके यहां आपके पास वास्तविक प्रवाह, क्योंकि हमने श्रम दिया और वस्तुएं दिया,
वस्तुएं लिया। ठीक है, मौद्रिक प्रवाह होता है जब क्या होता है, श्रम के बदले वो हमको कुछ ना कुछ प्रतिफल देता है, तो वो आपका मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। और हम यहां पर जब पेमेंट करते हैं तो ये आपका मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। तो इस प्रकार आपके पास मौद्रिक प्रवाह और आपके पास वास्तविक प्रवाह दो कॉन्सेप्ट एक बन जाते हैं, और क्रेता तथा विक्रेता के बीच में वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह दोनों प्रकार के प्रवाह संपन्न होते रहते हैं। अब देखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके एक पास क्लियर होने चाहिए। वास्तविक प्रवाह क्या होता है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के स्वामी के रूप में परिवार अपने साधन, सेवाओं, फर्मों को प्रदान करती है। देखिए, ये आपके पास ए फैमिली है। ए फैमिली ने उत्पादक के पास, प्रोड्यूसर के पास अपने क्या किया? श्रम को प्रदान किया। ठीक है, देखिए, श्रम प्रदान किया जाता है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है? वास्तविक प्रवाह का रूप बन जाता है। ठीक है, ये फर्में परिवार की मांग पूरी करने के लिए वस्तुएं, और जब ये फर्में कोई प्रोडक्शन करती हैं तो प्रोडक्शन के रूप में वस्तुएं बनाती हैं और किसको देती हैं? परिवार को देती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आपके पास वस्तुएं जो आई, श्रम हमने दिया, सेवाएं हमने दिया, और बदले में हमको जो आपका प्रोडक्शन था, प्रोड्यूसर था, उसने हमको वस्तुएं प्रदान किया, तो ये आपका वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। जब हम श्रम तथा वस्तुओं के रूप में मेजरमेंट करते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये प्रवाह आपका कहलाएगा वास्तविक प्रवाह। अब देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, श्रम जब हम देते हैं तो श्रम के बदले वो हमको मजदूरी का भुगतान करता है। कौन करता है? उत्पादक मजदूरी का भुगतान करता है। तो देखिए, मौद्रिक प्रवाह हो जाता है, यहीं पर मौद्रिक प्रवाह जुड़ जाता है। और जब हम वस्तुएं लेते हैं तो वस्तुओं के बदले इसी मुद्रा को हम किसमें करते हैं? पेमेंट करते हैं, भुगतान कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है कौन सा? मौद्रिक मजदूरी हो जाती है। तो ये रेड से मैंने इंडिकेट किया है, ये रेड से आपका मौद्रिक प्रवाह की संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो दो प्रवाह आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वास्तविक प्रवाह क्या है? जब हम श्रम दें और बदले में उत्पादक हमें वस्तुएं दें। तो श्रम एवं वस्तुएं जो आपके पास होंगी, ये आपके पास क्या होगा? ये आपका वास्तविक प्रवाह होगा। और मौद्रिक प्रवाह का मतलब होता है श्रम के बदले आपको क्या मिले? मजदूरी मिले। ठीक है, और वस्तु के बदले आपको क्या देना पड़े? मूल्य देना पड़े। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? मॉनेटरी फ्लो कहलाएगा। मॉनेटरी फ्लो कहलाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत मुद्रा इन्वॉल्व नहीं होती है। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत मुद्रा इन्वॉल्व नहीं होती है, और मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत केवल मौद्रिक मुद्रा का मूल्य आपका इंक्लूड होता है, जो मजदूरी के रूप में, जो वस्तु के रूप में होता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको नोट करना पड़ेगा। तो ये हमने दो क्षेत्रीय प्रवाह देखे थे। चलिए, दो क्षेत्रीय प्रवाह को हम देखते हैं कि देखिए, ये एक परिवार है, ये आपके पास एक परिवार है। ये परिवार क्या करता है? अपना जाता है और अपनी सेवाएं प्रदान करता है। देखिए, ये सेवाएं प्रदान कर रहा है, ये जाता है और सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, जब सेवाएं प्रदान करता है तो सेवाएं भूमि के रूप में, सेवाएं पूंजी के रूप में, सेवाएं श्रम के रूप में, सेवाएं उद्यम के रूप में, ये आपके पास जब प्रदान करता है किसको? फर्म या उत्पादक को, तो ये कहलाता है आपका वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। ठीक है, और देखिए, जब उत्पादक क्या करता है? हमको वस्तुएं देता है और हमको सेवाएं प्रदान करता है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। ठीक है, वहीं आपका जो कॉन्सेप्ट आपका दूसरा हो जाता है कि जब हम लोग अपने संसाधनों को प्रदान करते हैं तो उसके बदले में हमको मजदूरी मिलती है, हमको लगान मिलता है, हमको ब्याज मिलता है, हमको लाभ मिलता है। तो ये देखिए, आपके पास मौद्रिक प्रवाह का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका मौद्रिक प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, वास्तविक प्रवाह आपका साधन सेवा के रूप में था। ठीक है, जो आपने यहां पर देखा, ये साधन सेवा के रूप में आपके पास था वास्तविक प्रवाह, और उत्पादक हमें वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में वास्तविक प्रवाह प्रदान करता। ठीक है, और मौद्रिक प्रवाह के रूप में वो हमको मुद्रा के रूप में मजदूरी या हमारे संसाधनों का भुगतान करता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मौद्रिक प्रवाह हो जाएगा। और उस मुद्रा से हम वस्तुओं तथा सेवाओं को अधिक
क्या करने लगेंगे, परचेज करने लगेंगे। तो इस प्रकार जो हमारे पास मुद्रा प्राप्त हुई है मजदूरी के रूप में, वो कहां पे खर्च हो जाएगी, वो फर्म या उत्पादक को पुनः चली जाएगी। तो ये आपका इनकम फ्लो बन जाता है। रेड से आपका वास्तविक प्रवाह को दिखाया गया है तथा आपके पास ब्लू से आपके मौद्रिक प्रवाह को यहां पर दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट इसमें हो जाता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था को, जो आपके पास खुली अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। 5 क्षेत्रों में, उत्पादक क्षेत्र आपका जो प्रोडक्शन करते हैं, परिवार क्षेत्र जो आपको साधन सेवाएं प्रदान करते हैं, सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर आप जान ही रहे हो कि इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट, वित्त सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर, और शेष विश्व और विश्व का अन्य देश। तो हमारी इकोनॉमी को 5 पार्ट में आप लोग डिवाइड करते हो। 5 क्षेत्र में हमारी इकोनॉमी जो खुली ओपन अर्थव्यवस्था होती है, इन 5 सेक्टर्स में डिवाइड रहती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बन जाता है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। पांचों सेक्टर को आपस में देखिए, यहां पर इनकम एंड आउटफ्लो को एक साथ दिखाया गया है। इनकम एंड आउटफ्लो को एक साथ यहां पर दिखाया गया, जब पांचों सेक्टर इकोनॉमी में कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये परिवार है, ये आपका वित्त है, ये आपकी फर्म है, ठीक है, ये आपके पास फर्म है, ठीक है। हम लोग परिवार से क्या करते हैं, परिवार द्वारा क्या होता, सेवाओं को हम लोग प्रदान करते हैं, परिवार द्वारा सेवाओं को प्रदान किया जाता है और सेवाओं का प्रतिफल इनको परिवार को प्राप्त होता। तो इस प्रकार एक देखिए पूरा का पूरा फ्लो हमारे पास इनकम फ्लो इकोनॉमी में वर्क करता है। अब आपके पास आता है अगला पॉइंट है, हमारे पास अगला पॉइंट आपका आ जाता है, हाँ, राष्ट्रीय आय से जुड़ी अन्य अवधारणाओं के अंतर्गत बेसिक अवधारणाएं हमारे पास आ जाती हैं। पहला आ जाता है घरेलू क्षेत्र, ठीक है। आपके पास डोमेस्टिक सेक्टर जो घरेलू क्षेत्र होता है, तो घरेलू क्षेत्र की डिफिनीशन क्या है, एक्यूरेट डिफिनीशन क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो घरेलू क्षेत्र जो होता है, हमने बताया कि एक ये भौतिक सीमा होती है, और पूरे भारत की जो ये भौतिक सीमा होती है, और इस भौतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन को इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है, इसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपके पास भौतिक सीमा होती है, और ये भौगोलिक या राजनीतिक सीमाओं के विचार से अलग होती है। एक देश के घरेलू क्षेत्र में निम्नलिखित चीजें शामिल की जाती है। पहला, देश की राजनीतिक सीमाएं, सीमांतर्गत जल क्षेत्रों सहित इसके आगे 5 किलोमीटर जो आपका पास जल क्षेत्र होता है, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जो नॉट आपके पास, ठीक है, नॉट के बेस पर मेजरमेंट किया जाता है। दूसरा, देश के सामान्य नागरिकों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच संचालित जलयान एवं वायुयान, ठीक है, उड़ान भरते हुए, जैसे एयर इंडिया वायुयान, तो ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच संचालित जलयान एवं वायुयान को भी इसमें रखा जाता है। मछुआरों के जहाज, तेल गैस अन्वेषण तथा उत्पादन, आपने देखा होगा कि जो समुद्री क्षेत्र होता है, यहां पर हम लोग तेल और इसके कुएं खोदने लगते हैं ताकि हम लोग तेल निकाल सके। तो ये भी आपके पास नेशनल इनकम का पार्ट, इसमें घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत, जीडीपी के अंतर्गत इसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो ये घरेलू क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अन्य देशों में हमारे स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैन्य शिविर आदि, जैसे अमेरिका, जापान आदि में भारतीय दूतावास, किंतु भारत में स्थित अन्य देश के दूतावास आदि को भारत की भौगोलिक सीमा में होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से भारत के आंतरिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर कोई विदेश के कंट्री का हमारे देश में स्थापित है, तो वो हमारे देश के अंतर्गत है, तो कंज्यूम भी कर रहा, बट वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, और उसकी हम सेवाओं को या उसके द्वारा उत्पादन को हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जो दूतावास है, वाणिज्य दूतावास है, सैन्य शिविर है, इनको आपका जीडीपी के अंतर्गत कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा, ठीक है। और आपके पास क्या होता है कि देखिए, राज्य आपके पास जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता है, ये आप याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, हमारे घरेलू सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का हिस्सा माना जाना चाहिए, और इसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाना चाहिए। अन्य हिस्से को हम लोग इसके अंतर्गत कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई अदर कंट्री से कोई
कहते हैं ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी इसका पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपका एक निश्चित पॉइंट हो जाता है। दूसरा, सामान्य निवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जो देश में सामान्य निवासी शब्द भी देश के नागरिकों से अलग अवधारणा है। देश के नागरिक जो होते हैं वो अलग बात है, जो यहाँ के निवासी होते हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता। किसी देश के सामान्य निवासी वे होते हैं जो आम तौर पर उस देश में रहते हैं, जो हमारे देश में रहते हैं, ठीक है, जिनके आर्थिक हित उसी देश से जुड़े होते हैं। भारत के सामान्य निवासी भारत के नागरिक के साथ साथ वे विदेशी भी शामिल होंगे जो यहां रह करके अपनी आजीविका को कमाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई फॉरेन का व्यक्ति है और वो भारत में रह करके प्रोफेसर है और प्रोफेसर बन करके अपनी इनकम को जनरेट कर रहा, तो वो नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा, वो जीडीपी का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो निवासी जो भारत के निवासी होंगे उनके द्वारा सृजित आय को हम लोग इसमें जोड़ते हैं। तो भारत में नागरिक अलग कॉन्सेप्ट होता था। एक अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता नहीं छोड़ता है तो वो लोग हम क्या कहेंगे, वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करती है। तो हमारा जो विदेश में दूसरे देश में हमारे देश के लोग हैं लेकिन नागरिकता भारत की है, वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। हमारे यहां शब्द हम जो जीडीपी में यूज करते हैं, सामान्य निवासी जो भारतीय सीमा या भारत के परिवेश में रहते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी को संपन्न करते हैं, उनको हम लोग जीडीपी के अंतर्गत कैलकुलेट करेंगे। तो वर्ड याद रखना, नागरिक वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता यहां पर, बल्कि सामान्य निवासी शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके विपरीत अन्य देश जैसे यूएस एक वर्ष की अवधि से अधिक समय से मूलभूत आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर रहे भारत के नागरिकों को उन देश के सामान्य निवासी होंगे। ठीक है, आपके देश के नागरिक अगर 1 साल से ज्यादा 1 ईयर से ज्यादा किसी अन्य देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उस जिस कंट्री में कर रहे हैं उस देश की नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। केवल ये अपने देश में जो भेजेंगे केवल वो पार्ट माना जाएगा, वो भी जीएनपी का पार्ट बनेगा, ना कि जीडीपी का पार्ट बनेगा। ये पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा कि अगर आपके देश का कोई नागरिक है और वो 1 वर्ष से अधिक समय, ध्यान से देखना, ये टाइम आपका जो पीरियड होता है 1 वर्ष से अधिक समय, ये टाइम पीरियड को आप जरूर नोट रखना। अगर 1 वर्ष से कम अवधि में रहता है तो वो इनकम कहां पे जीडीपी की मान ली जाएगी, वो भारत की मान ली जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप डिप्रेशन पे जाते हैं, आप जाते हैं 3 महीना अमेरिका में काम करके आते हैं और जो इनकम आप जनरेट करते हैं वो जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन 1 वर्ष से अधिक का अगर समय आपका हो जाएगा तो जीडीपी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट आपको यहां पर नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो अब आपका सामान्य निवासी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सामान्य निवासी कॉन्सेप्ट क्या हो गया और आपके पास नागरिक हो गया। और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सामान्य निवासी भी हो और विदेश में रहते हो लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय रहते हो तो आपके द्वारा की गई इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम जो जीडीपी पे नहीं जोड़ेंगे। ये पॉइंट आप नोट रखिए। अगला पॉइंट आपका है जो प्रॉब्लम करता है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या कहलाती हैं और आपके पास अंतिम वस्तुएं क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिन जो क्या होते हैं किसी अंतिम उत्पाद को बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ये उन निर्मित वस्तुओं का नाम है जो अभी आगे उत्पादन में काम लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास मिल्क है, मिल्क है, अगर मैंने इसको यहीं पर पी लिया, ठीक है, तो ये आपके पास जितना मिल्क का प्राइस हुआ वो प्राइस क्या कहलाएगा, वो जीडीपी में जुड़ जाएगा। मान लीजिए मैंने 20 रुपए का ले क्या लिया, मिल्क लिया और उसको पी गया तो ये अंतिम वस्तु बन जाएगी मेरी। लेकिन अगर मिल्क से मैंने पनीर बना दिया, ठीक है, और पनीर को कंज्यूम कर लिया, यहीं पर इसको कंज्यूम कर लिया, तो ये पनीर जितने की होगी, मान लीजिए 60 रुपए की हो जाती तो 60 रुपए जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन नहीं, पनीर से क्या हुआ कि मैंने मान लीजिए रसगुल्ले बना लिए, सपोज दैट, तो रसगुल्ले जो आपके पास होंगे वो अंतिम वस्तु है, क्योंकि रसगुल्लों को फाइनली हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये 180 रुपए केजी हो जाता है। तो पनीर आपकी क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएंगी। आपका मिल्क क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएगी। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती जो अंतिम यानी आगे के उत्पादन में काम लिया जाता है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उत्पाद को बनाने में सहयोग करती हैं। जैसे आपके पास गेहूं है, गेहूं से अगर मैंने आटा बना लिया
तो मेरा आटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंतिम वस्तु, और आटे से मैंने रोटी खा ली, तो गेहूं आपका मध्यवर्ती वस्तु आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार मध्यवर्ती वस्तु वो वस्तु होती है जो अंतिम वस्तु के उत्पादन में या निर्मित वस्तु के उत्पादन में काम आती है, जिसकी आगे बिक्री की जानी है, जो आगे हम सेल्स करते हैं। ठीक है, जो वस्तुओं को, अब जैसे चीनी है, चीनी है, अगर मैं चीनी घोल करके पी लेता हूं तो जो चीनी का प्राइस होगा वही जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन चीनी अगर मिठाई में डाली जाती है तो मिठाई के मूल्य में चीनी का मूल्य जुड़ जाएगा और चीनी आपकी मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। तो इस प्रकार आगे की उत्पादन प्रक्रिया में जब जिन वस्तुओं का प्रयोग लाया जाता है वो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। आपके पास क्या होता है, अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं जो आगे उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग में ना लाया जा सके। ठीक है, यानी अब इसके बाद ये जो मूल्य इसका प्राप्त हो, ये अंतिम बार मूल्य प्राप्त हो। ठीक है, जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला के लिए मान लीजिए आपने 100 रुपए दे दिया, तो अब उसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी अब बेचेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। जब डायरेक्ट कंज्यूम कोई कमोडिटी करते हैं तो वो अंतिम वस्तुएं क्या होती है, मानी जाती हैं, और ये क्या होते हैं, पुनः इसको बिक्री के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब क्या होता, कौन सी वस्तु अंतिम है, कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है, इस पर आज तक कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको डिटरमाइन करना बहुत टेढ़ा काम होता, क्योंकि वही चीनी, मान लीजिए मैं आटा लाता हूं या मिल्क लाता हूं, और इस मिल्क में आधा मिल्क मैंने मान ले 200 का मिल्क लाया और इसमें मैं 50 रुपीज का मिल्क पी लेता हूं, तो ये आपका फाइनल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, और 150 रुपए का जो आपके पास मिल्क है, इस 150 रुपए को हम आगे की उत्पादन प्रक्रिया में जोड़ देते हैं, तो जब तक ये फाइनल कंजप्शन में ना कन्वर्ट हो जाएगा उसका मूल्य आपको नहीं जोड़ना होगा। तो ये पॉइंट है, लेकिन यहां 50 रुपी आपका तुरंत जुड़ जाएगा। तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ने का इसमें विचार रखा गया, कॉन्सेप्ट रखा गया कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही इसके अंतर्गत हम लोग जोड़ेंगे। और अंतिम वस्तुओं को मूल्य के जोड़ने का तात्पर्य यह होता है कि जो आपके पास अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु है, इसका डिसीजन लेना थोड़ा सा इकोनॉमी में टफ हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में हाउ वी कैन कैलकुलेट, कैसे हम डिफाइन करें कि यह वस्तु मध्यवर्ती है या अंतिम वस्तु है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता। यह पॉइंट आप नोट रखिएगा। जो मीडिएटर कमोडिटी होती है, अगर उसका उत्पादन में और आगे प्रयोग होगा तो उसका मूल्य नहीं जोड़ा जाता। केवल और केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाता। इसका कारण बहुत सीधा, मध्यवर्ती वस्तुएं अगर हम जोड़ेंगे, चीनी का एक बार प्रयोग किए तो इससे क्या हो जाएगी, दोहरी गणना का भय बना रहेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दोहरी गणना का भय कहां से उत्पन्न होता है, जहां पर हम लोग मध्यवर्ती वस्तुओं को जोड़ने लगेंगे वहीं पर आपका दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी। और यह दोहरी गणना की समस्या आपकी मूल समस्या राष्ट्रीय आय में होती है, क्योंकि वी कांट डिफाइन दैट व्हाट कमोडिटी इज द मीडिएटर कमोडिटी एंड व्हाट कमोडिटी इज द फाइनल कमोडिटी। इसका कैलकुलेशन करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ये आपका होता है। अब देखो, आपका उत्पादन का मूल्य कैसे कैलकुलेट करेंगे। उत्पादन का मूल्य कैलकुलेट करने के लिए जो मात्रा होगी उसको मूल्य से आप गुणा कर दीजिए। तो जितना अर्थव्यवस्था में आपका उत्पादन हो, जितना आपका अर्थव्यवस्था में आउटपुट हो, उसको मल्टीप्लीकेशन आप किससे कर दीजिए, उसके मूल्य से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अब आपकी इकोनॉमी में मान लीजिए एक पेन है, उसका मूल्य क्या है, 10 रुपी, मैंने उससे गुणा कर दिया। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होता है, कॉपी है। ठीक है, कॉपीज है और कॉपीज के मूल्य को उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितना आपके पास आउटपुट हो उसको उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल उत्पादन का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उत्पादन का मूल्य में आपके पास कितना सेल्स हुआ है और कितना भंडार में अभी है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर आपके उत्पादन का मूल्य कैलकुलेट होगा। केवल बिक्री से नहीं, भंडार में जो पड़ा, जो अभी तक सेल्स नहीं हुआ, वो भी तो आपका उत्पादन है और उसका भी मूल्य तो फ्यूचर में मिलेगा। तो इसका आपका जो फार्मूला बन जाता कि उत्पादन का मूल्य बराबर क्या होता, बिक्री प्लस भंडार में परिवर्तन। जो भंडार में आपके पास अवेलेबल प्रेजेंट टाइम में है, वही आपका उत्पादन का मूल्य के नाम से जाना जाएगा। नाउ, मूल्य वृद्धि क्या होती है।
मूल्य वृद्धि को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड आपने देखा होगा। वैल्यू एडेड मेथड के अंतर्गत मूल्य वृद्धि विधि है और वैल्यू एडेड मेथड में आप देखे होंगे कि उत्पादन का मूल्य जो है और उसमें मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर दीजिए, आपको मूल्य वृद्धि कैलकुलेट हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है कि मूल्य वृद्धि आपको कैलकुलेट करनी है, तो मूल्य वृद्धि कैलकुलेट करने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग का व्यय आप माइनस कर दीजिए, आपको मूल्य वृद्धि पता चल जाएगी। वैल्यू एडेड मेथड के अंतर्गत आप इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना किए करते हैं। इसके अंतर्गत केवल मूल्य वृद्धि को कैलकुलेट किया जाता, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय को हम लोग निकालते हैं। अब आपके पास आ जाता है ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ग्रॉस यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, और निवल मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो आता है वो उसमें आपने बताया कि इसमें घिसावट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है और घिसावट को हम लोग माइनस करते हैं या मूल्य ह्रास को हम लोग इसमें माइनस करने का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। ठीक है, तो मूल्य ह्रास का कॉन्सेप्ट जब इसमें माइनस करते हैं तो हमें सकल से निवल प्राप्त होता है। तो सकल में से यदि घिसावट या मूल्य ह्रास को हम लोग माइनस कर दें तो हमें शुद्ध या नेट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें मशीन तथा भवन की घिसावट, और घिसावट के लिए हमने आपसे बोला था कि एज, ठीक है, एज जो आपके पास होती है, एज ईयर्स में जो होती है, तो टोटल वैल्यू अपॉन एज से आप डिवाइड कर दो, आपको घिसावट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है कि इसमें आपके पास उत्पादन का निवल मूल्य, ठीक है, सकल उत्पादन मूल्य माइनस मूल्य ह्रास कर दो। ठीक है, या मूल्य वृद्धि आपको निकालनी है, मूल्य वृद्धि में सकल मूल्य वृद्धि माइनस मूल्य ह्रास कर दो। तो इस प्रकार इसको घटा देने से हमें निवल का मान प्राप्त हो जाएगा। जो आपके पास टोटल मान दिया रहता है उसको माइनस करने से हम लोग निवल का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपके पास आता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय तथा आयात पर लगाए गए उत्पादन शुल्क, विक्रय कर और सीमा शुल्क आदि कर है। इन करों से वस्तुओं के बाजार विक्रय मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इनको घटाने का भी हमने बताया था कि इनको इनडायरेक्ट टैक्स को इसीलिए घटाया जाता क्योंकि उत्पादन के बाद, उत्पादन के दौरान या उत्पादन के बाद इसको ऐड कर दिया जाता है एज ए टैक्स के रूप में, जो उसकी रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि टैक्स कलेक्शन का पार्ट बन जाता है जो नेशनल इनकम को प्रॉपरली नहीं रिप्रेजेंट करता। तो इस प्रकार आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना। तो निवल अप्रत्यक्ष कर निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को आप माइनस कर दीजिए, निवल अप्रत्यक्ष कर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब घरेलू आय, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वहां के निवासियों द्वारा उत्पादित आय को हम लोग घरेलू आय कहेंगे। राष्ट्रीय आय, विश्व में जितना भी हमारे पास खुली अर्थव्यवस्था होती है, ये आपका घरेलू आय का कॉन्सेप्ट बंद अर्थव्यवस्था में काम करता है। राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट आपका किस में काम करता है? खुली अर्थव्यवस्था में काम करता है। जब विश्व अर्थव्यवस्था से हम लोग ट्रेड करते हैं उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार दोनों का कॉन्सेप्ट आपको देखना इंपॉर्टेंट है, यहां पर हो जाता है। अब आपके पास अगला आपका जो कॉन्सेप्ट बन जाता है मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक तथा वास्तविक, रियल तथा आपके पास नॉमिनल निकालने का मैंने तरीका बताया था कि करंट प्राइस में अगर जीडीपी की गणना करते हैं तो आपके पास मौद्रिक वैल्यू, और रियल का मतलब होता है बेस ईयर पर आपका कैलकुलेट किया जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? आपके पास वास्तविक राष्ट्रीय आय की तरफ हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग राष्ट्रीय आय का अभी हम लोग देखेंगे कैसे वो किया जाएगा। हाँ, इसमें और कोई आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट हम अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेजरमेंट अभी डिस्कस करेंगे, इसमें आपका नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके पास इसमें आपके पास एनसीईआरटी या नॉइस की बुक्स में हमको जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अब नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम सीएसओ यानी, ठीक है, आपके पास सीएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। ठीक है,
जो आपके पास ये सीएसओ है वो आपके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक पार्ट है, और जो हमारे पास ये एनआई की गणना करते हैं सीएसओ करता है। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का जो पहला कॉन्सेप्ट आया वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और दादा भाई नौरोजी ने ये कॉन्सेप्ट 1868 में पहली बार नेशनल इनकम को हमारे पास मेजरमेंट किया गया था। जबकि प्रथम साइंटिफिक कैलकुलेशन, जो साइंटिफिक गणना थी, वैज्ञानिक गणना, वो किसने किया था? वो वैज्ञानिक गणना वी के आर वी आपके पास राव जी ने किया था। ठीक, तो वी के आपके पास आर वी राव ने साइंटिफिक नेशनल इनकम को गणना किया था, एक प्रॉपर मेथड से गणना किया था, और दादा भाई नौरोजी जी जो थे वो वास्तव में पहली नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई थी। ये पॉइंट आपका एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये दोनों में अधिकतर आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हो। फर्स्ट आपके पास फर्स्ट का अगर पूछा जाए पहली बार किसने किया, दादा भाई नौरोजी जी ने। फर्स्ट साइंटिफिक किसने किया, साइंटिफिक गणना किया किसने किया, वी के आर वी राव जी ने किया। ठीक है, तो आपका ये जो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कब किया, दादा भाई नौरोजी ने आपका 1868 में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। दूसरा आपके पास विलियम डिग्बी थे, विलियम डिग्बी, विलियम डिग्बी ने जो नेशनल इनकम काउंट किया वो 1899 में कैलकुलेट किया, दोबारा दूसरी बार। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिडेले सिराज का नाम आपने सुना होगा, फिडेले सिराज। फिडेले सिराज ने 1911 में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, 1900 आपके पास 22 में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, और 1931 में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। ठीक है, फिडेले सिराज ने 3 बार नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया। चौथा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बन जाता है आपके पास वी के आर वी राव, वी के आर वी राव, इन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया 1925 से लेकर के 1929 के मध्य, जो साइंटिफिक मेजरमेंट था। एंड आपका 1931 से लेकर के 32 इसके मध्य नेशनल इनकम को मेजरमेंट किया था। ठीक है, तो ये वी के आर वी राव, यहीं से आपके पास जो नेशनल इनकम थी वो साइंटिफिक रूप से कैलकुलेट होने लगी थी। ठीक है, उसके बाद जो आपका था सी आर देसाई, पांचवा पॉइंट है सी आर देसाई। सी आर देसाई ने आपके पास 1931 से लेकर के 40 के मध्य नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। तो ये पॉइंट आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, और इन पॉइंट्स पे आप जरूर अपनी निगाह बनाए रखिएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाते हैं कि जो आपके पास जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में प्रोफेसर आपके पीसी महालनोबिस की संस्कृति पर 1950 में आपके पास जो एनएसएस की स्थापना की गई और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में इसको गठन की गई। 1970 में इसका पुनर्गठन किया गया तथा 1971 में आपके पास क्या हुआ, 1971 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन बनाया गया, जो आपका एनएसएस था वो कन्वर्ट हो गया एनएसएसओ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपके पास संगठन के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसके पहले क्या था, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 1950 में एनएसएस बना था, 1950 में एनएसएस बना था और 1971 में एनएसएसओ बनाया गया। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। एनएसएस अब एनएसएस का एक पार्ट बना दिया गया और इसका कार्य सर्वेक्षण कर सीमित रह गया। 12 जो आपका जुलाई था, 12 जुलाई 2006 को 2006 को प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
के कार्य शुरू करने के साथ एनएसएसओ क्या हो गया, आपका अर्थहीन हो गया। और इस प्रकार सर्वेक्षण का काम आज भी एनएसएसओ कर रहा है, लेकिन जो आपका साइंटिफिक जो सीएसओ उसको जिम्मेदारी प्रदान कर दी गई। और 1 जून 2005 को स्थायी सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी आपके पास 2005 को स्थायी आपके पास सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए, पहले इसका रोल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता था एनएसएस का, फिर एनएसएसओ का। फिर क्या हुआ कि जैसे सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया, सांख्यिकी आयोग का गठन होने के परिणाम स्वरूप वास्तव में ये केवल सर्वे का काम करना कर रह गया, एनएसएसओ का काम केवल सर्वे करने का रह गया। ठीक है, पहला जो सरकारी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लगाया गया था। वाणिज्य आपका मंत्रालय जो पहली बार जो नेशनल इनकम का डेटा कलेक्ट किया, और उन्होंने लगाया, कब लगाया, 1948 टू 49 में पहली बार आपका नेशनल इनकम का जो डेटा का आंकलन किया गया वो आपके पास वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया। वो दूसरा पॉइंट हो जाता 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आय आपकी समिति बनाई गई। ठीक है, और इस समिति के गठन के समय ये जो आपके पास अन्य जो अध्यक्ष तो आपको महालनोबिस जी थे, लेकिन अन्य थे गाडगिल थे, आपके वी राव जी थे इसमें। और प्रथम जो आपके इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर साइमन कुजनेट इनके एडवाइजर थे। तो ये इकोनॉमिस्ट थे जो पहली बार एडवाइजिंग का काम के लिए सलाहकार समिति में इनको शामिल किया गया था। 1951 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा अंतिम रिपोर्ट इन्होंने 1954 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया गया, जो आपके पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम किया गया, एनआई कैलकुलेट करने का काम किया गया, वो पहली बार आपके पास सीएसओ द्वारा किया गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया गया, और जिसकी स्थापना 1951 की गई। आप कंफ्यूज मत होना, सीएसओ आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और यहां पर जो आपका गठित किया गया वो आयोग गठित किया गया है। आयोग और आप संगठन में अंतर जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां पर 1 जनवरी 2005 को स्थायी सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है, जबकि आपके पास जो सीएसओ है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये 1951 में इसकी गठन कर दिया गया था, जो और ये अपना काम प्रॉपरली कर रहा था। ठीक है, उसके बाद नेशनल इनकम को जो हमारे पास कैलकुलेट करने का एक परंपरा प्रारंभ किया गया, और नेशनल इनकम लगातार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट ऑफ स्टैटिक नैस के अंतर्गत नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता। नेशनल अकाउंट्स ऑफ स्टैटिक्स के अंतर्गत ये जो आपके पास एनआई का डेटा है वो लगातार 1956 से प्रकाशित कर रहा है। तो ये हमारे पास काम साइंटिफिक रूप से लगातार चलता चला जा रहा है। और 1956 में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में पहला व्हाइट पेपर भी यहीं पर जारी किया गया। व्हाइट पेपर जारी किया गया, और इस व्हाइट पेपर के अंतर्गत, ठीक है, जिसे बाद में अब नहीं जारी किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला व्हाइट पेपर नेशनल इनकम के संदर्भ में कब जारी किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1956 में। ठीक है, जो आपके पास राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, नैस, सीएसओ का एक विशेष विभाग है जिसे हम लोग नैस कहते हैं, और वो आपका नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यूके में राष्ट्रीय आय तथा व्यय को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक विवरण जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्रकाशित करता, उसका ब्लू बुक के नाम से जाना जाता। तो भारत में व्हाइट पेपर क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम को पब्लिश करता है, और जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में जो नेशनल इनकम पेपर में जिसमें आपका पब्लिश किया जाता उसे ब्लू बुक के नाम से जाना जाता। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, ब्लू बुक के नाम से वो
जाना जाएगा। ठीक है, जो अभी व्हाइट पेपर का नाम से 1956 में आया, बाद में इसे भारत सरकार ने श्वेत पत्र को बंद कर दिया। तो ये आपके पास नेशनल इनकम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। और आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल इनकम भारत में काउंट की जाती है, वो नेशनल इनकम 3 मेथड से हमारे पास काउंट की जाती है। और इन 3 मेथड में जो आपके पास पूछा जाता है प्रश्न की एग्जाम में कि कौन सा जो मेथड है वो प्रयोग वर्तमान में किया जाता है, तो आपका आंसर होता है कि भारत में जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो तीनों मेथड का प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था में किया जाता है। और तीनों मेथड के अनुसार हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और इसमें यह नहीं होता कि पर्टिकुलर एक ही नियम को इसमें लागू किया जाए, बल्कि सारे नियम के आधार पर इसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, क्योंकि प्रत्येक सेक्टर के साथ अपनी विसंगति पाई जाती है। और प्रत्येक सेक्टर की अपनी विसंगति पाए जाने का तात्पर्य यह होता कि प्रत्येक सेक्टर्स में क्या होता, जो काउंट हम करते हैं नेशनल इनकम, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल पाया जाता, और इस ऑब्स्टिकल्स के कारण हम लोग राष्ट्रीय आय को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए तीनों मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाद में राष्ट्रीय आय को जो कैलकुलेट किया जाता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आपके पास सामाजिक लेखांकन विधि या सोशल अकाउंटिंग जैसा समस्या, सोशल अकाउंटिंग जैसे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। और सोशल अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट आया, वो आपका जो सोशल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो और साइंटिफिक बनाया गया, जो लेजर बुक पर आधारित है। लेजर बुक आधारित है जिसमें आगम तथा व्यय की प्रवृत्तियों को दिया गया है। तो हमारे पास जो नेशनल इनकम आपके पास कैलकुलेट होती है, वो नेशनल इनकम जो आपके पास मापने की विधि पाई जाती है, जो आपके क्या कहलाता है, उत्पादन विधि, आपके पास इनकम विधि, आपके पास एक्सपेंडिचर या मूल्य बढ़ाव विधि। तो इस प्रकार आपके पास जो विधियां होती हैं, एग्जाम्स में अलग अलग प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ये जरूर आप पॉइंट को नोट रखिएगा। आय विधि में कई समस्याएं होती हैं। जैसे आय विधि के अंतर्गत कभी भी जो आपका मालिक होगा, इनकम मेथड से आप कह रहे हो कि सर आप इनकम मेथड से, आय विधि से आप क्यों नहीं राष्ट्रीय आय को गणना कर लेते, लेकिन आय विधि का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये है, समस्या ये है कि आय विधि के अंतर्गत कोई भी परिवार अपनी आय को बताने के लिए तैयार नहीं होता। जब कोई परिवार अपनी आय को बताने के लिए तैयार नहीं होता है, तो यहां पर व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परिवार की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। और व्यय विधि के अंतर्गत वो व्यक्ति अपनी आय को बता देता। कैसे बताता है, हम उससे आय न पूछ करके व्यय पूछ लेते हैं कि आप एक्सपेंडिचर कितना करते हो, कहां कहां पर करते हो। ठीक है, दूसरा आपकी सेविंग्स क्या, जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसकी इनकम निकल आती है। तो कुछ ना कुछ मैंने बताया ऑब्स्टिकल्स पाए जाते हैं, और उस ऑब्स्टिकल्स के कारण हम जो लोग नेशनल इनकम होते हैं, वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हमें बहुत ज्यादा समस्या आती है। इसलिए हम लोग तीनों विधियों का प्रयोग वर्तमान में करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास कोई प्रश्न हो